CFAP 6 क्या फेट का बड़ा भाई, कितना बड़ा भाई, क्या सोचा है इस पेपर के बारे में? मुश्किल है, आसान है, क्या आपके इसके बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात है? मुश्किल है, हाँ जी। आइज़ा थोड़े से ज़्यादा डिफाइन करने पड़ जाएंगे एंड यू आर वरीड कि इसका क्या कनेक्शन होगा अकाउंटिंग के साथ। सर आपकी सारी परेशानियां आज दूर करूंगा। हाँ जी, आपका क्या फीडबैक है? टेबल ऑफ कंटेंट देखे तो यू थॉट कि इट इज ठीक है, 40-50% का ताल्लुक लास्ट कैफेट से और ये मैनेजेबल है, हो जाता है। सिलेबस ज्यादा है, कैफ से सिलेबस ज्यादा है। हाँ जी, आप तो एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, हाँ एक मसला तो ये है कि आई कैब ने अब इस पेपर को ना एक बुजुर्ग पेपर की हैसियत दे दी। यानी कि ये पेपर जब कैफ में अगर हम बात करें कैफ 8 की पहले, तो उसका नंबर क्या है? सबसे आखिरी ऑडिट का पेपर क्या है? पहले कैफ 9 था, अब कैफ 8 हो गया। और यहाँ पे भी CFAP 1 2 3 4 5 और एंड पे क्या आता है? CFAP 6। तो आई कैप जब इस पेपर तक पहुंचता है तो उसकी प्रायर अजम्पशन होती है, गेस करें क्या, कि बच्चा जिस सीक्वेंस में हमने पेपर दिया है, पहली बात तो ये कि उस सीक्वेंस में वो पेपर को ऑप्ट करके आया होगा। नंबर 2, चलो अगर उसने सीक्वेंस तोड़ भी दी है तो कम से कम उस बच्चे के पास दो एरियाज के ऊपर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी। मैं कैफ की बात कर रहा हूँ, FAR 1 एंड FAR 2। और अगर मैं CFAP 6 की बात करूँ तो जो बेस वो रिक्वायर करता है यहाँ पे दैट इज CFAP 1। अगर आप लोग इसमें CFAP 1 के बिना चल रहे हैं तो ये आपको पेपर परेशान कर सकता है। और अगर CFAP 1 साथ है तो ये पेपर इतना भी टेक्निकल नहीं है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग वाली बातें वो ज्यादा पूछना शुरू हो गया हुआ है। देखिए सिंपल सा एक फंडा है, ऑडिट हम करते किस चीज का? अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं ना। तो जब तक आपको अकाउंट्स नहीं आते होंगे, क्या आपको लगता है कि ये पेपर डुएबल होगा? लगता है नहीं। तो सबसे जो प्रायोरिटी है इस पेपर की, जो प्री रिक्विजिट है, दैट इज कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहली चीज हमें समझ आई। दूसरी चीज इस पेपर को लेकर ये है कि अब ये पेपर ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी डिमांड कर रहा है। प्रैक्टिकल इन अ सेंस के भाई कैफ 8 में क्या होता था, एक किताब थी, आप उसको पढ़ते थे और उसी को रटल लगा के चले जाते थे, तो 4-5 सवाल अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे, पेपर तकरीबन डुएबल होता था। लक साथ है तो पेपर कैफ 8 का निकल जाता था। कितने टाइम में कैफ 8 पास हुआ था? 3 अटेम्प्ट में, तीसरी में, दूसरी में, तीसरी में। तो इसका मतलब है कि ऑडियंस वो है जिसका थ्योरी एक वीक पॉइंट है, ऐसे ही मानते हैं। तो सर CFAP 6 में जो थ्योरी है इसको हमने डे 1 से इम्प्रूव करना है। अगर अब एफर्ट ना की, जो आपका एक लेयर टाइम, जो आपका एक फ्री टाइम है, अगर अब आप लोगों ने एफर्ट ना की तो फिर आगे जाके ये पेपर मजीद मुश्किल होता चला जाएगा। विद एवरी पासिंग अटेम्प्ट ICAP is increasing the difficulty level of this paper. So please make sure from the very first day that we are here to pass this paper. We are not here to joke around. हमने ये पेपर निकालना है, हर हाल में निकालना है। मुझे आप सबसे डे 1 पे एक, वो कहते हैं ना हिंदी में, वचन चाहिए, एक नियत चाहिए, एक इरादा चाहिए। किस चीज का? कि जो हम लोगों ने गलतियां कैफ में की हैं वो गलतियां हम लोगों ने CFAP में करनी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। पता कि टाइम बहुत आइडियल है उस बच्चे के लिए भी जिसने ये फैसला किया हुआ कि वो पहले पेपर देगा और उसके बाद आर्टिकल ज्वाइन करेगा, और उस बच्चे के लिए भी जो अभी करंटली आर्टिकल्स में है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ, कि मैं बात करने जा रहा हूँ सन 2022-23 की, 20 से 23 तक की, तो क्लासेस CFAP की शाम के टाइम होती थी और इतना रश होता था क्लासेस में कि बैठने को जगह नहीं मिलती थी। जो आजकल आप रश कैफ में देखते हैं ना, उतना रश आपको CFAP में नजर आता था। कमरे से कमरा भरा होता था। कभी कभी तो हमने हाइब्रिड क्लासेस भी चलाई हुई, यानी कि क्लास एक कमरे में हो रही होती थी, दूसरे कमरे में उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती थी। तो अगर पोस्ट कोविड एक मसला आया, बच्चे मैक्सिमम किस पे शिफ्ट हो गए, और वो ऐसी लत लगी कि आज तक वो बच्चा क्लास में नहीं है, कैमरे के उस पार। मगर जहां जिस चीज का फायदा होता है वहां नुमान भाई उस चीज का नुकसान भी होता है। क्या नुकसान आपको लगता है कि ऑनलाइन ने आके किया, स्पेशली थ्योरी के पेपर्स के साथ? भाई अकाउंटिंग का पेपर हो ना, तो टीचर बोर्ड पर सवाल सॉल्व कर रहा है, आप फिजिकली बैठे हो या घर बैठे हो, टीचर जब बोर्ड पे लगा हुआ है ना, वो लगा हुआ है, आप उसको देख के क्या कर रहे होते हैं? नोटिंग कर रहे होते हैं, एनजी पाइन। थ्योरी में क्या होता है, यार टीचर बहुत स्लो बोल रहा है, 1.25 पे करता है, हो गया टीचर थोड़ा सा तेज हुआ,
यार ये बात तो मुझे पहले भी आती है, 1.5 पे करके, फिर 1.75, फिर एंड पे 2, और कभी कभी तो 3 पे भी चले जाते हैं। कब? जब लेक्चर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा होता और आपको यार कि यार मैंने लेक्चर पूरा करके सोना। लेकिन दो चीजें, एक है लेक्चर पूरा करके सोना, एक है लेक्चर को समझ के सोना। क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा पूरा करने में और सिर्फ समझ लेना? क्या डिफरेंस है? हाँ जी, समझ में आ जाती है। 80% 90% तक उसके दिमाग में बात बैठती है। भाई फिजिकल टीचर को आप कह सकते हैं कि सर आप तेज बोलना शुरू कर दें या आप आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर दें, पॉसिबल होता है? नहीं। ऑनलाइन के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चा टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। उसको ये होता है कि यार चलो मेरे पास लेक्चर आ गए, अब कभी किसी दौर में बैठूंगा, मैंने फोल्डर में सेव भी कर लिए हैं, मेरे पास एलएमएस की एक्सेस भी आ गई है, टीचर भी व्हाट्सएप ग्रुप में है, जब मेरा दिल करेगा मैं उसको सुनना शुरू कर दूंगा। मगर वो दिन, वो टाइम, वो वक्त कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता। फिजिकल क्लासेस जहां पे आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, आपको कॉलेज चल के आना पड़ता है। मगर विद ऑनलाइन जब आपकी जेब में टीचर आ गया ना, तो फिर चीजें अल्लाह दे वाले मिलती है। भाई बस कर लांगे, हो जाएगा, अब ही हो जाएगा, अल्लाह पास करा देगा, चलो पेपर की फी देनी है ना, दे देंगे, तुक्के से बैठ जाएंगे। मेरा वैसे भी तो कैफ ऐसे पास हुआ था PCW में जाके, इस तरह भी निकल जाएगा। ऐसे नहीं है। कैफ 8 को अगर हम कंपेयर करेंगे इस पेपर के साथ, तो ये जिन पेपर है, अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूँ, क्योंकि कैफ 8 में लिमिटेड सा स्कोप था, इतना सा स्कोप था। हमें पता था कि कितने चैप्टर थे, हमें पता था कि सवाल ऑडिट पे आना है, हमें पता था कि एक ही तरह के रिपोर्ट्स का सवाल है, हमें पता था गिनती के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, हमें पता था कि यार रिस्क का सवाल आना ही आना है, कोड का सवाल आना ही आना है, रिपोर्टिंग का सवाल आना ही आना है। ये 3-4 सवाल अच्छे हैं और 20 नंबर का क्रैमिंग पोर्शन होता है। और अब जो करंट लॉट है कैफ 8 वाली, शायद आपको भी आइडिया हो, एमसीक्यूज भी आ गए थ्योरी के पेपर्स में, अब एमसीक्यूज भी आ चुके हैं। तो वो दौर आसान है पेपर को निकालने के लिए। ये थोड़ा सा आपकी पेशेंस भी डिमांड करेगा, ये पेपर थोड़ा सा आप लोगों की स्ट्रेंथ डिमांड करेगा। स्ट्रेंथ किस चीज में? लिखने में। अच्छा, पेपर सॉल्व करने के लिए कौन सा पेन लेके जाए एग्जाम में? कंप्यूटर बेस्ड। अब वो पेन वाला चक्कर खत्म, अब आपने क्या करना है? टाइप करना। तो इसका मतलब है कि एक और चैलेंज आपके सर पे है कि आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतर नहीं है, तो फिर चीज आती हुई भी आप उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। C56 का नाम क्या? ऑडिट अश्योरेंस एंड, एक तो ICAP को ना एक नई लत पड़ गई है, हर जगह पे क्या ऐड करी जा रहा है? डाटा। कैफ में नया पेपर ले आया, डाटा सिस्टम एनालिस्ट, ऑडिट में डाटा के कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया। तो आप लोग बहुत लकी हैं, इस वक्त मार्केट में जितने भी कोर्स ऑडिट के चल रहे हैं वो सारे पुराने हैं। कोई 2 साल पुराना, कोई 3 साल पुराना, कोई 6 महीने पुराना, कोई साल पुराना, कोई 5 साल पुराना, बट चल रहे हैं। सो C56 ऑडिट भी है, एश्योरेंस भी है और डाटा भी है। कैफ 8 का नाम क्या है आजकल पता? थोड़ा सा नाम उसने चेंज किया, नहीं थोड़ा सा, अगर किसी को आइडिया हो, किसी को हिंट हो, थोड़ा सा। नहीं आइडिया है? ऑडिट एंड एश्योरेंस ही, मगर उसने एक नाम नया ऐड कर दिया, एसेंशियल्स। यानी कि अब वो मानता है कि हम उस पेपर में सिर्फ और सिर्फ क्या टेस्ट कर रहे हैं? ऑडिट एश्योरेंस बाय नाम, एश्योरेंस बाय नाम। मगर यहाँ पे एश्योरेंस के ऊपर एक प्रॉपर सवाल, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पिछले 3 साल के पेपर्स, तो आपकी कुछ पुरानी नॉलेज भी हम लोग यूज कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए कैफ में हम लोग मल्टीपल एरियाज को पढ़ के तो आए हैं, हमने अपनी नॉलेज उसी नॉलेज के ऊपर रख के अपनी बेस खड़ी करनी है। ऐसा नहीं कि वो नॉलेज आपकी जीरो है, हमने उस नॉलेज से फायदा उठाना। जैसे फॉर एग्जांपल 700 सीरीज की बात कर लेते हैं, आइजा 700 किस चीज के ऊपर था? 700 रिपोर्ट का था, मगर कौन सी वाली रिपोर्ट का था? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का था। अगर मैं कैफ 8 तक की बात करूं ना, तो कैफ 8 में सिर्फ उसके कॉन्टेंट्स थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। कॉन्टेंट्स पढ़ा के किताब की ठीक है, अब 701 पे आ जाओ। यहाँ पे कॉन्टेंट्स तो है ही, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी, उसके साथ कुछ फ्रेमवर्क्स की बातें भी। ऑडिट जो आप लोगों ने कैफ तक पढ़ा, उसमें रिव्यू की हल्की फुल्की सी बस बात होती। यहाँ पे रिव्यू के पूरे 2 स्टैंडर्ड्स शामिल हैं। जो आपने वहां पे कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा, वो एक पेज का, सॉरी एक चैप्टर का था, ऐसे ही है। यहाँ पे इसकी पूरी हैंडबुक है, पूरी एक किताब, एक पूरा वॉल्यूम है सिर्फ किसके ऊपर? कोड ऑफ एथिक्स पे, ICAP।
तो बारी बारी करके चलते हैं. दिस इज योर सिलेबस. एक दफा पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको तसल्ली से पहले देखें, देन आई विल स्टार्ट टू एनालाइज इट. इसको जूम करना जरा, इसको तसल्ली से देखें. बहुत टाइम है हमारे पास, ये क्लास बहुत लंबी होने वाली है. इतनी लंबी होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा. जब आप घड़ी मुड़कर देखेंगे तो अभी बहुत कम टाइम होगा, बहुत ज्यादा पढ़ चुके होंगे. एक नजर देखें तसल्ली के साथ. मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट भी किया होगा, देखें जरा. सबसे ऊपर क्या है? कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी मीन आई कैप आपसे क्या चाह रहा है. एक पूरी समरी है. कहता है ऑडिट को सीखना है, मगर साथ में और किसको सीखना है? अदर एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज. तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ये तीन बातें पढ़ के समझ लग गई कि ये पेपर में सिर्फ और सिर्फ ऑडिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट नहीं है, इसके साथ कुछ अदर एरियाज भी शामिल हैं. वो अदर एरियाज कौन सा है इसको बाइफरकेट करते हैं. अच्छा, थोड़ा सा कैफेट पे जाता हूँ वापस. कैफेट में क्या होता था? आपको एक सवाल आता था, उसमें कुछ अकाउंटिंग वाली बातें होती थी, बैलेंस शीट होती थी, इनकम स्टेटमेंट होती थी, और आपसे कहता था कि अपने प्रोसीजर्स लगा. ऐसा ही था. वो डाटा ऑलरेडी एंटिटी ने बना के रखा होता था, ड्राफ्ट फॉर्म में होता था. इट वाज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. उसको हम एक नाम देते हैं. क्या नाम देंगे वाला? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहां पे सिर्फ हिस्टोरिकल का कॉन्सेप्ट नहीं है. वी विल बी डीलिंग विद समथिंग कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये क्या होती है? फ्यूचर. कोई अगर आसान आप इसमें वर्ड ऐड करना चाहे, बजटेड डाटा. ऐसा डाटा जो कि क्या है? बजटेड फॉर्म में, फोरकास्टेड फॉर्म में, कोई भी नाम दे दें, फोरकास्टेड फॉर्म में. तो यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम किसके ऊपर मजीद बात करेंगे? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं. और ना सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सर ये क्या होती है? भाई ऑडिटर तो अकाउंट्स का होता है ना, तो वो बेचारा इस नॉन फाइनेंशियल एरिया में क्यों घुस रहा है? क्यों घुस रहा है? पानी की कंटामिनेशन, पोल्यूशन. भाई अब तो सबसे बड़ा मामला जो चल रहा है वो कौन सा है? सस्टेनेबिलिटी का. और अगर आपने सस्टेनेबिलिटी का सिलेबस देखा हो या अगर आप उसको पढ़ रहे हो साथ साथ, तो आपको पता है कि वहां पे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कितने ज्यादा है. जैसे केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. एक एंटिटी अपने एम्प्लॉयज के साथ किस तरीके से ट्रीट कर रही है. एक एंटिटी इन्वायरमेंट को लेके कितना ज्यादा क्या है? सीरियस है. ग्रीन हाउस इफेक्ट. फिर देयर आर सम सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस. तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने इस कोर्स में अनफोल्ड करनी है. अब अगला ग्रेड पे आते हैं. सर ग्रेड ए, नाम पढ़े तसल्ली से. अकाउंटिंग एंड ऑडिट ऑफ. पहला नाम क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग. शायर ने शुरू ही कहां से किया? अकाउंटिंग से. मगर शायर ने क्या कहा था कि मेरे पेपर का नाम क्या है? शायर ने कहा था पेपर का नाम क्या है? ऑडिट. मगर शायर कहता है कि मेरी बेस क्या है? अकाउंटिंग. ये नहीं तो कुछ नहीं. इतनी मोहब्बत है उसको. अकाउंटिंग एंड ऑडिट ऑफ विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? हिस्टोरिकल. अच्छा जरा ग्रेड बी पढ़िएगा. ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. और ऊपर क्या लिखा हुआ था? प्लानिंग, रिस्क एंड परफॉर्मेंस. मैं आपको थोड़ी सी याद ताजा करवाता हूं. जब आप लोग कैफ में थे तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते थे जो कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के ऊपर बात करते थे. याद है? शुरू में आपने पढ़ा होगा प्री कंडीशन, थोड़ी बहुत अगर मैं याद वापस करवाऊं. फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा आईजा 220, कोड ऑफ एथिक्स, कंपनीज एक्ट वाली बातें, 200, ऑडिट क्या होता है, एश्योरेंस कितनी तरह की होती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी बातें पढ़ी. दैट वाज स्टार्ट ऑफ द प्लानिंग एरा. फिर आप लोग गए थोड़ा सा आगे 300 सीरीज में, 300, 315, 330. ये किस पे थे? प्लानिंग एंड रिस्क पे. इसमें आप लोगों ने क्या सीखा? एंटिटी को अंडरस्टैंड कैसे करना है. आप लोगों ने सीखा हमने ऑडिट का प्लान कैसे बनाना है, ऑडिट की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, प्लानिंग एक्टिविटीज कैसे करनी है, कौन काम करेगा, कितना काम करेगा, टीम क्या लेके जानी है, ये सारी बातें देखी.
मटीरियलिटी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मटीरियलिटी कितनी होनी चाहिए, किस एरिया पे निकालनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकालनी है, फिक्स एसेट्स पे निकालनी है, या रेवेन्यू पे निकालनी है, एंटिटी कौन सी है। फिर थोड़े से बड़े होते हैं तो आपको बताता है परफॉर्मेंस, एविडेंस कैसे हासिल करना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को कैसे देखना, असर्शंस क्या होती हैं। तो उससे मजीद हम लोग आगे जाते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आ जाते हैं, मजीद आगे जाते हैं, एक्सपर्ट आ जाता है, आरपी आ जाती है, आरपी बोलो तो। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर आ जाता था। ये सारे एरियाज कौन से थे, प्लानिंग, रिस्क एंड परफॉर्मेंस, प्लानिंग, रिस्क एंड परफॉर्मेंस। अगर मैं कुछ लफ्जों में इसको समेटना चाहूं तो ये बनता है 200 सीरीज से लेके 600 सीरीज, 200 से लेके कहां तक, 600 तक। दिस इज योर व्हाट, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिस्क का एरिया। आई कैप कहता है कितने वेटेज है यहां पे, 40 से 50, तकरीबन आधा पेपर, तकरीबन आधे के करीब पेपर यहां से बन जाना है। कहां से, 200 सीरीज से लेके 600 सीरीज। तो ये आपकी बेसिकली ग्रेड ए है, 200 से 600 सीरीज। हाँ, इसमें से कुछ एरिया आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, अभी बात करते हैं उसके ऊपर भी। ग्रेड बी बेसिकली किस चीज के ऊपर है, रिपोर्टिंग के ऊपर, रिपोर्टिंग के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर। कुछ कुछ बातें अगर आपको याद कराऊं, रिपोर्ट्स की टाइप्स कितनी होती थी, 2, अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड हम कहते थे कौन सी ओपिनियन देती है, साफ ओपिनियन देती है। मॉडिफाइड में खराब ओपिनियन। 4 तरह की होती थी, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिसेबल। मैंने 2 दफा क्वालिफाइड क्यों बोला, क्वालिफाइड कैन बी बिकॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड क्वालिफाइड कैन बी बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन। तो सर ये जो आपकी 700 सीरीज है, कौन सी सीरीज, ये किस में आती है, ग्रेड बी में। नंबर कितने, 15 से 25। तो ये हो गए 40 से 50 और ये हो गए 15 से 25। मुख्तारिया गल बढ़ गई, ग्रेड सी पढ़े। स्पेशलाइज्ड एरियाज, अदर अश्योरेंस, एंगेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज। आई एम डैम श्योर आप लोगों ने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना होगा, कैफ 8 तक तो नहीं सुना होगा, बट आप लोगों ने कुछ अल्फाज जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि उस वक्त आपको आपके टीचर ने कहा याद बड़े होकर पढ़ लेंगे। अभी बस इसको याद कर लो। आप लोगों ने शायद कहीं रिव्यू का वर्ड पढ़ा हो, आप लोगों ने कहीं कंपाइलेशन का शायद वर्ड पढ़ा हो, कंपाइलेशन, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, हल्का हल्का सा शायद एक दफा नजर पड़ गई हो। और आप लोगों ने फ्रेमवर्क्स के अंदर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का शायद हल्का सा नाम सुना हो। ये एरिया, ये वो एरिया बेसिकली क्या है, आइजास यहां पे खत्म हो जाते हैं। आइजा शुरू कहां से होते हैं, 200 से, एंड कहां पे जाके हो रहे हैं, 700 पे। बेसिकली यहां पे एंड नहीं होते। इसके बाद एक और इसका भाई है, वो कौन सा है, 800 सीरीज, मगर वो यहां पे नहीं है, ग्रेड बी में नहीं है। वो किसमें है, ग्रेड सी में। किसमें है, प्लस प्लस मैनी। अभी मैं फिलहाल ये लिख रहा हूं, मैनी मोर थिंग्स। अभी वो मैनी मोर थिंग्स क्या है, बात करते हैं। और आखिरी ग्रेड कितने की है, 15 से 20। क्या लिखा हुआ, जरा पढ़िएगा, क्वालिटी कंट्रोल, एथिक्स, ये सारी बातें मैं याद करवा देता हूँ। कौन सा याद है, एक चैप्टर था, यहाँ पे पूरी हैंडबुक है। वहां पे आप लोगों ने बचपन में आइजा 220 पढ़ा होगा, जो नया नया आया था 210 के फौरी बाद, वो यहाँ पे है। फिर जो चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी, वो 2 स्टैंडर्ड्स थे, ISQM 1, ISQM 2। QM मींस क्वालिटी मैनेजमेंट। पहले ISQC होता था, क्वालिटी कंट्रोल, अभी क्वालिटी मैनेजमेंट है, QM। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो आपका पेपर तकरीबन 55 से लेके 75 नंबर का कहां से आना है, 200 सीरीज से लेके 700 सीरीज तक। और जो बाकी की रेशियो है 30 से 40, वो अदर एरियाज। वो कौन से एरियाज है, अदर एरियाज है। मैं वापस आऊंगा, आपको एक झलक दिखाता हूं। सर फोकस कीजिएगा प्लीज। ग्रेड ए एक तो इस स्लाइड पे आ रही है और एक अगली स्लाइड पे आ रही है। हाँ, कितने नंबर यहां पे एंड हो रहे हैं, 26 नंबर एंड हो जाता है। अब जरा पढ़ते हैं। हमारे पास 1 से लेके 12 तक यहाँ पे वैल्यूज आ रही है। सबसे पहला स्टैंडर्ड कौन सा, 210। अच्छा, इसका अगर आप गौर करें तो कलर ब्लू है। ब्लू मींस कि ये हमने ऑलरेडी कैफ में पढ़ा हुआ है, मगर जो कैफ में पढ़ा था वो 30, 40, 50% तक था। कुछ केसेस में 80, 90 भी है।
बहुत कम फर्क है सी से लेके, मगर हमने अब इसको इन सबको तसल्ली से पढ़ना है, समझना। तो पहला क्या है, 210 पढ़ा हुआ कैफ में। अगला क्या है, 230 डॉक्यूमेंटेशन। उसके अगला क्या है, 240 वॉज फ्रॉड। अब 250 पे वाइट है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये कैफ में पढ़ा ही नहीं है, तो ये बिल्कुल एक न्यू एरिया आपके लिए। इसी तरह 5-6 पे छोड़कर नीचे आए, 7, 8, 9, 10 पढ़े। 300, 315, 320, 330 में याद करवा दूं, ये चारों स्टैंडर्ड्स आपके रिस्क के स्टैंडर्ड्स होते थे। जब हम लोग रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करते थे, रिस्क का मॉडल लगाते थे, ठीक है। अब पहले ये भी कैफ का पार्ट नहीं था 450, ये रिसेंटली आके आपने कैफ में डाल दिया। इसका नाम क्या है, एवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। बट अगेन कैफ का पार्ट था नहीं था, हमने इसको नहीं सोचना। हमारी अजम्पशन क्या है कि हम लोगों ने पहले बेस खड़ी करनी और उसके बाद अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी। और बेस कहां से आएगी, फ्रॉम द प्रीवियस एरियाज। तो अगर आपको याद है नहीं है, डजंट मैटर, मैं आपके बेस दोबारा से खड़ी करूंगा। तो उस पे वो टेंशन नहीं है कि मैं अज्यूम कर लूंगा कि आपको आता है। मैंने ये अज्यूम किया, आपको कुछ नहीं आता, ये ठीक है। ठीक, दो एरियाज को मैंने ग्रीन किया होगा, वाई वाई नाम जरा पढ़े और से, कम्युनिकेशन विद दोषाल विद गवर्नेंस। और नीचे भी क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोषाल विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोषाल विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट? क्या फर्क था? हाँ जी, मैनेजमेंट इज बेसिकली डे टू डे ऑपरेशंस को डील करने वाले लोग, इनको सैलरी मिलती है। और 2 साल तक गवर्नेंस को सैलरी तो मिलती ही मिलती है, साथ में प्रॉफिट का शेयर भी मिलता है। भाई सीईओ, अच्छा आप सीईओ कहां पे रखेंगे? तो कहां पे रखूं मैं इसको, मैनेजमेंट में डालूं कि टीसीडब्ल्यूजी में डालूं? कहां डालूं? आई विल पुट इन टीसीडब्ल्यूजी। रीजन, क्योंकि कंपनी एक्ट क्या कहता है कि ये आपका बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर भी है, बट सीएफओ, सीटीओ, सीएमओ, एचओडी ये कहां पे जाएंगे? सारे मैनेजमेंट में जाएंगे। सारे डायरेक्टर्स कहां पे जाएंगे? सारे के सारे दो साथ विद गवर्नेंस में जाएंगे। अच्छा, इन दोनों स्टैंडर्ड्स की शुरुआती लाइन थोड़ी सी अच्छी है, क्या? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, मैं आपके एक बचपन की याद आपके सामने ला के रखता हूं। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ऑडिट एक 3 पार्टी रिलेशनशिप है, याद? वो 3 पार्टीज कौन सी होती थी? प्रैक्टिशनर, इंटेंडेड यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। आप जो बता रहे हैं वो एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, कीपिंग ऑडिट इन पॉइंट ऑफ व्यू। दोबारा से करते हैं, 3 लोग कौन से होते थे? प्रैक्टिशनर, इंटेंडेड यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और हम कैफ 8 में पढ़ते थे सिर्फ ऑडिट। और ऑडिट में क्या था कि ऑडिटर की कम्युनिकेशन किसके साथ होनी है? दो चार्ज विद गवर्नेंस के इंटेंडेड यूजर के साथ। इंटेंडेड यूजर के साथ। वो जो रिपोर्ट बनाता था किसके लिए बनाता था? इंटेंडेड यूजर के लिए, शेयर होल्डर के लिए बनाता था। और मैं आपको याद कराऊं, वहां पे हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ऑडिटर कंट्रोल्स के ऊपर कोई भी काम नहीं करता, याद है? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंट्रोल्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। ऑडिटर ने उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करनी। हाँ, मैनेजमेंट लेटर में जाते जाते वो कुछ वीकनेस बता के चले जाता था। वो एक लाइन लिखी हुई थी, वो लाइन आई कहां से? यहां से। तो एक बात समझ लें कि जो कैफेड में पढ़ा था वो ये था कि ऑडिटर सिर्फ रब्ता करता है किसके साथ? इंटेंडेड यूजर के साथ। यहां पे ऑडिटर ने रिपोर्ट करना है इंटेंडेड यूजर के साथ, किसको? दोष चार्ज विद गवर्नेंस को। ये पहला बेसिक फर्क। कैफ 8 की नॉलेज ओके, वेरी गुड, बट नाउ वी हैव टू बी वन स्टेप अहेड। तो मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, इन दो स्टैंडर्ड से हमें क्या डिफरेंशिएशन निकली है फ्रॉम कैफ 8? कि यहां पे हम लोगों ने कम्युनिकेट करना है मजीद किसके साथ? दोष चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। लाजमी कम्युनिकेट करना, हर हाल में कम्युनिकेट करना। पढ़ेंगे कैसा होता है। अच्छा, ये भी कहानी खत्म नहीं हुई। गिने कितने? 13 से लेके 26 तक। पहला 500, बहुत तसल्ली से पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसमें एक बड़ा ही प्यारा वर्ड होता था, SAAE। क्या? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है। 14th 501। अच्छा, ये मजे की बात है, उधर ब्लू है, बीच में व्हाइट है, आगे ब्लू है। ठीक है चक्कर? अरे मतलब भाई ये क्या चक्कर है? कुछ पार्ट पढ़ा था,
पूरा स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा था, सिर्फ क्या पढ़ा था, इन्वेंट्री काउंटिंग, कि ऑडिटर इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए जाता है, उसको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, इन्वेंट्री काउंटिंग क्यों जरूरी है, वो जाके क्या काम करता है, शीट कौन बनाएगा, अकाउंट कैसे होगा, वो सारी बातें पढ़ी थी। मगर मेन स्टैंडर्ड के अंदर इन्वेंट्री के अलावा और दो बातें, एक उसमें से लिटिगेशन है, दूसरी कौन सी है वो कल मैं बताऊंगा। 15 क्या, ये तो पढ़ा होगा, खत भेजे जाते थे, जवाब आते थे। अच्छा, उसके बाद इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस, ये नहीं पढ़ा था। हम वहां पे अज्यूम करके चलते थे कि ओपनिंग में कोई मसला नहीं है, अब ओपनिंग में मसले भी होंगे। अब देखना ये होगा कि ओपनिंग में मसले हैं, पिछला ऑडिट हमने किया था या किसी और ने किया था, तो उसके मुताबिक देखा जाएगा। अच्छा, आगे आ जाए। 17वां क्या, एनालिटिकल। यहां पे क्या होता था, एनालिटिकल में क्या होता था, रेशियोज होती थी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, वर्किंग कैपिटल की रेशो। थोड़ी बात पूछ लो, नहीं कोई बात, माफ किया। उसके बाद क्या है, ऑडिट सैंपलिंग। उसके बाद एक वाइट है, ये वाइट में क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और उसका रिलेटेड डिस्क्लोजर। वहां पे हम अज्यूम करते थे कि रिपोर्ट बनाते टाइम ऑडिटर ने ये काम कर लिया होगा। देन 20 से लेके 23 तक जरा पढ़िएगा। रिलेटेड पार्टी, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये लाइन से चारों वो एरियाज हैं जहां से सवाल अक्सर आईकैप कैफेट में टच करता है। उसके बाद एक वाइट है, 600 हमारे कोर्स में नहीं था, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था, बट 610 था, 620 था, एक्सपर्ट और इंटरनल ऑडिटर। तो सर अगर आप गौर करें तो इस टेबल के ऊपर कुछ लिखा, येलो कलर से क्या लिखा हुआ, ग्रेड ए है, प्लानिंग, रिस्क एंड परफॉर्मेंस। और ये ग्रेड ए जरा जहां पे है 40 से 50 नंबर रखती है। शुरू हम लोगों ने कहां से किया था, 200 210 से, एंड कहां पे कर रहे हैं 620 पे, यानी कि 600 सीरीज पे। सिर्फ इतना सा सिलेबस आपको दे देगा 40 से 50, सर मतलब बस खत्म करें कहानी, ज्यादा नहीं हो गया। अच्छा जरा काउंट करते हैं, जितने ब्लू है ना जरा काउंट कीजिएगा प्लीज। 8 यहाँ पे, आप काउंट करें, इसको आपने पूरा काउंट करना। चलिए क्या याद करेंगे, कितना, 19 19 और तो कोई नहीं है। 19 में एक और ऐड कर लेते हैं, ये कौन सा था, रिव्यू याद है, रिव्यू। कितने हो गए 20, 20 में ये 4 ऐड कर लें, ये आपका कैफेट। और यहां पे ये सिर्फ क्या है 55 से कितना 75, मगर क्या सारा नहीं, उसका भी हाफ कर लें। इन अदर वर्ड्स अगर मैं एक रेशो निकालूं, आई कैन से जस्ट 20 मार्क्स ऑफ माई प्रीवियस नॉलेज। इफेक्टिवली कितने नंबर बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20, वो भी बेस के लिए, वो भी किसके लिए, बेस के लिए। उसकी अगली जो दास्तानें हैं वो हम लोगों ने लेके चलनी साथ साथ। खैर हम लोग सिलेबस पे थे, तो ग्रेड ए यहां पे खत्म हो गई नहीं, आई कैप्स आगे में दोबारा से। पेपर का नाम क्या था, डाटा का, डाटा का है वो, डाटा आ गया। 27वीं लाइन में पढ़े, नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स टूल। और आपने गौर किया हो तो ये मैंने यहां पे नहीं डाली, हालांकि स्पेस थी मेरे पास नीचे ऐड करने को, मैंने इसको सेपरेट क्यों रखा है, एम्फोसिस ऑफ मेटल पैराग्राफ अलग करके दिखाया है कि यूजर कुछ और पढ़े या ना पढ़े, कम से कम ये 2 लाइन आइटम्स को लाजमी पढ़े। ऊपर क्या किया हुआ ला, ताकि आंखों में चुभे कि भाई ये एरिया इस 40 से 50 में से फॉर श्योर 10 15 20 नंबर का सवाल है, कम से कम 15 का तो कंफर्म है। अब उसकी मर्जी है, इंडिपेंडेंट पूछता है या सवालों में डाल के पूछता है, पूछना तो है, पूछना तो है। और नीचे वाली बात ही चले पड़ी में ज्यादती है वैसे। कहता है CFAP 1 का सिलेबस ना बाय डिफॉल्ट मैंने शामिल कर दिया। अब मजे की बात है, बच्चे ने आज तक ये 28वीं लाइन आइटम पढ़ी नहीं होगी, आपने पढ़ी? आई वाज श्योर अबाउट इट। फिर हम कहते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स लेके बैठे हैं, तैयारी नहीं हो रही। भाई जब तक आप लोग खुद एफर्ट नहीं करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। ये जिन पेपर है, हाँ थ्योरी है तो चलो निमाले को जितना टफ नहीं है, थ्योरी है ना, मैक्सिमम क्या होगा, फटाफट नींद आ जाएगी, तोड़ के दोबारा पढ़ लेंगे। तो कहता है जी IFRS इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ CFAP 1।
एडवांस, अच्छा पूरा नाम भी बताता है, एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ताकि बच्चा ये ना समझे कि वो शायद गलती से आके आपसे दिखा गया होगा। तो मैंने नहीं काका, C51 यहाँ तो पढ़ के आना या साथ साथ पढ़ते रहना, हमारे पे ना रहना। इसलिए कहते हैं, उधर कैफ में भी कहते हैं कि FR1 FR2 के साथ ऑडिट पिक करें, या एटलीस्ट साथ साथ पढ़ रहे हो तो ऑडिट पेपर उठाएं। चलो वहां पर तो कैसे निकल भी जाता है, इधर मौत है। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, उसमें 45 नंबर की सिर्फ अकाउंटिंग टेस्ट की हुई है, 45 नंबर की। और पता स्टैंडर्ड कौन से, आई फॉल्स 15, जो आपको कभी कैफे में समझ नहीं आया होगा। मुझे क्या टेस्टी है ना। अच्छा जी, यहाँ तक ओके, ओके ही होना। आ जाएंगे ग्रेड बी में, थोड़ा सा हल्का हाथ कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कर लेगी ग्रेड ए की। कितने एरियाज है, 6 एरियाज, और 6 में से 4 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अनमॉडिफाइड क्योरेड मैटर, मॉडिफाइड ओपिनियन और अदर मॉडिफिकेशन। अदर में 2 बात होती थी, कौन सी, एम्फेसिस और अदर मैटर। कुछ डिफरेंस बता सकते हैं, हल्का सा डिफरेंस। एम्फेसिस अकाउंट्स पे होता था, अदर मैटर ऑडिट पे होता था, ये उसका एक बेसिक सा फर्क है। जो 2 एरियाज हम लोगों ने हाथ में नहीं लगाए, 710 एंड 720, इसको कभी छू के नहीं देखा होगा आप लोगों ने, अब देखेंगे। 710 किस चीज के ऊपर है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, पिछले साल के साथ कंपेयर करके। 720 क्या, अदर इंफॉर्मेशन। अब आ जाएंगे इस पे, ग्रेड सी पे। तो ए ओके, बी ओके। अब वो गेम जो कि 15 से 20 नंबर वाली है, मगर हम ये भी नहीं कर सकते कि हम ये ग्रेड पहले शुरू करके ये नंबर कैप्चर कर लें, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहां से रिपीट होती है, बहुत सारी बातें हैं जो कि यहां से रिपीट हो जाती है। आइए देखते हैं कि ICAP मजीद क्या चाहता है हमसे। सर 800 सीरीज के 3 स्टैंडर्ड्स, 800, 805 और 810। 800 किस चीज के ऊपर है, स्पेशल कंसिडरेशंस, ये वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। उसके बाद 805 सिंगल स्टेटमेंट्स एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स। ये क्या है, ठीक है भाई, ऑडिट तो पूरी एफएस का होता है। अच्छा एफएस में कितनी बातें आती, 5, कौन कौन सी, मान में से पूछते हैं, एफएस कौन सी 5 बातों से होता है, SOFP, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दोनों बता दें, ठीक है। SOFP, SOCI, SOCF, SOCE, एक और है, डिस्क्लोजर्स, नोट्स। शायर कहता है सिंगल स्टेटमेंट, शायर की सिंगल स्टेटमेंट से क्या मुराद, सिर्फ एक चीज। हमने अभी तक कैफ8 में क्या पढ़ा था कि ऑडिट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है, और ऐसे ही होता है, मगर उसके लिए क्या है, 200 से लेके 700। बट जब आपने ऑडिट करना हो किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का, या किसी एक स्पेसिफिक आइटम का या स्टेटमेंट का, उसके लिए आपको 200 से लेके 600 तक तो वही काम करने हैं, मगर रिपोर्ट कैसे करना है, नॉट इन अकॉर्डेंस विद 700 सीरीज, बल्कि इन अकॉर्डेंस विद 800 सीरीज। तो 800 सीरीज भी रिपोर्टिंग का एरिया, जिसके 3 हिस्से हैं। 800 इटसेल्फ किस चीज के ऊपर है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के ऊपर। ये कौन सा, आसान के लिए, जो फर्स्ट करो FPR ने कहा कि भाई मेरे लॉस के मुताबिक ऑडिट करना, ये एक हमारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। चलेंगे बाद इस पेपर। सिंगल स्टेटमेंट इज वन एरिया, या SOFP, या कैश फ्लो, या SOCI, या इक्विटी। सवाल ये है कि अगर सिंगल स्टेटमेंट वो है तो फिर ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स क्या होंगे, सिर्फ एक हिस्सा, लेट्स से सिर्फ सेल्स का ऑडिट, सिर्फ इन्वेंट्री का ऑडिट, सिर्फ एसेट्स का ऑडिट, सिर्फ एक एलिमेंट का, एक अकाउंट का, सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स का ऑडिट, सिर्फ पेबल्स का ऑडिट, सिर्फ बैंक का ऑडिट, तो ये एरिया। और 810 क्या कहता है, समरी का ऑडिट। पहले पूरी नहीं खत्म हो रही थी, अब ज्यादा किस पे ले आया मैं, समरी पे ले आया। कहता है आप समरी का ऑडिट भी करो। समरी कौन बनाता है ऑडिट, मैनेजमेंट बनाती है। तो एक मेन एफएस होती है और एक उसकी समराइज्ड एफएस होती है। मेन का भी करना ऑडिट और समराइज का भी करना, और अगर ख्वाहिश हो तो सिंगल स्टेटमेंट का अलग से कर दो, या स्पेसिफिक हेड अकाउंट या एलिमेंट का अलग से कर दो। मुख्तारिया गल मुकी नहीं। आगे आओ, रिव्यू एंगेजमेंट। इसमें से तो चलो एक हल्का हाथ रखता हूँ, ऑलरेडी आप 2400 पढ़ चुके हैं, मगर इतना पढ़ा था क्या उतना ही है, नहीं, काम इसमें मजीद भी है। नया एरिया, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बचपन में सुना होगा एक इंटरिम अकाउंट्स बनते हैं, क्या होते हैं इंटरिम में और फाइनल में, क्या फर्क होता था,
Interim means less than full year. That can be quarter also, by the way. Not half year is not compulsory. Quarterly भी हो सकते हैं, bi-weekly भी हो सकते हैं. Interim means के full year के ना हो. और other assurance के standards. भाई ने एकदम से ऐसा किया. कोई बात नहीं. जितनी मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं. शुरू होती है कहानी कहां से? ISAE. AE stands for, या चले मैं पीछे से वापस लेकर आता हूं. ये क्या था? ISA. ISA stands for International Standards on Auditing. फिर आया ISRE, International Standards on Review Engagement. अब आता है Other Assurance Engagements. ISAE. AE means Assurance Engagement. AE means Assurance Engagement. 3000 का एक स्टैंडर्ड है. क्या कहता है? वो अश्योरेंस जो कि अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू. उसके बाद 3400 की सीरीज में 4 स्टैंडर्ड्स. पहला वर्ड क्या लिखा है 3400? प्रोस्पेक्टिव वाले यहां पे लिखा था, ये लिखा था मैंने प्रोस्पेक्टिव. तो ये किसका है? 3400. और हिस्टोरिकल किसका था? 200 से लेके 800. अगर मैं मेन बात करूं तो 800 तक था. अच्छा, मुख्तार आगे आइयो. सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, कंपाइलेशन ऑफ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड इन अ. याद करो कि सीओ में पढ़ा होगा कि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो ऑडिटर उसको अप्रूव करता था. भाई कैंज करदा सी, एंज करदा सी बाय यूजिंग 3420. क्या सिलेबस खत्म हो गया? आ गया है. येलो में कुछ लिखा हुआ नॉन अश्योरेंस. अभी तो सिर्फ क्या खत्म हुई है? अश्योरेंस. अब क्या आ गई है? नॉन अश्योरेंस. ये नॉन अश्योरेंस नहीं. शायर कहता है कि इसमें मैं किसी भी तरह की यकीन दहानी नहीं करूंगा, चाहे मॉडरेट हो चाहे रीजनेबल हो, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा. मगर एक सवाल पूछता हूं, अश्योरेंस में तो हम एक रिपोर्ट देते हैं, क्या नॉन अश्योरेंस में भी कोई ना कोई रिपोर्ट देंगे? देंगे. मगर वो जो काम हमें बताया जाता है उस काम की होती है. जो काम हमें मैनेजमेंट दे रही है, बेसिकली इसमें है क्या कि हम ऑडिट करने के लिए तो आए नहीं है, ना रिव्यू करने के लिए आए. हमें उन्होंने बुलाया कि सर आके ये 2 काम कर दे, ये हमारे एफएस बना दे, ये हमारे जरा कंट्रोल्स को चेक कर दे, हमारे मुताबिक काम करता है. 3 बातें. 4400 एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट. इट इज क्वाइट सिमिलर टू इंटरनल ऑडिट. मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सेम है. मैं हल्का सा एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जिससे बात समझ आ जाएगी. नाम क्या है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स. जो वो आपको प्रोसीजर लगाने का कहेंगे, आपने सिर्फ वो काम करना है और कुछ भी नहीं करना. और उसके बाद कंपाइलेशन. भाई एंटिटी कहती है हमारी टीम तो मनूस है, काम ही नहीं करती, और आगे जरा अकाउंट से बना दो. अच्छा, आप लोगों ने कहीं ना कहीं बचपन में लाजमी सुना होगा कि ऑडिटर सिर्फ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करता, वो अकाउंट्स बनाता भी है. वो इस वजह से आप लोगों ने सुना, कंपाइलेशन एंगेजमेंट की वजह से सुना कि वो सिर्फ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करता बल्कि अकाउंट बनाने में भी क्या करता है? हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है. अमेंडेड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स फॉर अश्योरेंस एंगेजमेंट. ये क्या है? बाद में बात करते हैं, मगर ये कुछ है जो कि एक दिन आपके सामने अचानक से आ जाएगा. एक दिन करीब नहीं, तो देर से आएगा. सर क्या सिलेबस खत्म हो गया? नहीं. तो क्या रह गया? ग्रेड डी. कितना मार्क्स के थे? देख के आए. 15 से 30. ये वाहिद ग्रेड है जो कि नंबर में भी अच्छी है और वेटेज में भी अच्छी है. 3 बातें. पहला क्या? मगर अब ये कैफ की तरह का एक चैप्टर नहीं है, अब ये पूरी हैंडबुक है. सेकंड में क्या लिखा हुआ है? QM1 QM2 220. से कहानी खत्म नहीं हुई. क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क ऑफ ICAP. मजीद कहानी खत्म नहीं हुई. क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड ऑफ ICAP ऑडिट ओवरसाइट. बड़े बड़े हैवी भी नाम लिखेगा. और एंड पे क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1061 चैप्टर 5A. 3 स्केड्यूल्स हैं, 1 2 एंड. क्या सिलेबस खत्म हो गया? सदाकल्लाहुल अज़ीम. सिलेबस खत्म हो गया? नहीं, सिलेबस दिखा के खत्म किया है. अब हम लोगों ने पढ़ना शुरू करना. तो सर जब आपने तैयारी शुरू की थी आपने कितना पढ़ लिया था इतने में से?
मगर अब बच्चे जानना चाहेंगे कितना अच्छा छोड़ा गया था, चलें इतना बता दें। मैंने ट्विटर से तो छोड़ दिया, इस्तेमाल प्रैक्टिस में किया था। नहीं किया था मैं, तभी रह गया। चले भाई की बात से बात निकालते हैं। भाई ने कहा मैंने पढ़ लिया था मगर मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। सर सी फैप 6 के पेपर में प्रैक्टिस ही पास करवाएगी। आप जितना मर्जी रट लें, तैयार कर लें, कॉन्सेप्ट्स बना लें, माइंड मैपिंग कर लें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे और राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है, किसकी करनी है? टाइपिंग की। डे वन से हाँ जी, आप आए क्या लैपटॉप लेके जाते हैं, डे 1 से आपने टाइप करना है। लिखने की आदत छोड़ दें, लिखने की आदत छोड़ दें। ये हाथ में क्या है, पेन है? नहीं, कुछ नहीं है, बस पेन को रखें हाईलाइटिंग के लिए, मगर अब करना क्या, सिर्फ आपने टाइप करना। याद रखो, तो पढ़िएगा क्या लिखा हुआ। शायद ने जब सिलेबस बनाया तो वहाँ लिखा हुआ है कि जितना भी एरिया ग्रेड ए से आएगा वहाँ पे मैं खुल के टेस्ट करूंगा, यानी कि वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स तक जा सकता हूँ, हैवी टेस्टिंग कर सकता हूँ। मगर जो बाकी के एरियाज हैं, रिपोर्ट्स, एथिक्स, अश्योरेंस, नॉन अश्योरेंस, उसमें क्या है, T2 थोड़ा सा हल्का हाथ रखेगा। T1 खत्म, निश्ता। वो जो 20 नंबर वहां पे आया करते थे रट्टे वाले, अब रट्टा निश्ता, नो रट्टा। क्यों पता? वाई? ओपन बुक। अब कितना मजा आया, आप एग्जाम में जाए, सवाल आ जाए डिफाइन एश्योरेंस इंगेजमेंट, आप एग्जाम में जाए डेफिनेशन आ जाए सैम्पलिंग, आप एग्जाम में जाए वो आपसे कहे ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स लिख के बताओ, क्या मजे का सवाल हो, 5 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर, चस आएगी कि नहीं आएंगे? चस आएगी। मगर वो कहता है मैं चसने के लिए बैठा हूँ, मैं तो आपको प्रैक्टिकली टेस्ट करना। अच्छा, ऐसा एक सवाल पैदा होता है कि सर ओपन बुक है तो हम क्या करें, हम ओपन बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें या ना करें? आप लोग इस बारे में क्या विचार रखते हैं? ना करें, ना करें, ना करें। पेपर पे डिपेंड करता है। ओपन बुक है तो उसका फायदा हमें उठाना चाहिए, बट द क्वेश्चन इज, क्या वो फिजिकल पेपर है? क्या वो फिजिकल आपको हैंडबुक लेके जाने की इजाजत दे रहा है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ओपन बुक है मगर ऐसा नहीं है कि आप वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 उठा के पेपर में लेके जा रहे हैं। चलिए मैं सच्ची बात बताता हूँ, मेरी दफा जो पेपर आया था सन 2016 में सीफैप का, फर्स्ट टाइम था, पेपर देने के लिए गया, 25 से 30 नंबर वॉज डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैंडर्ड। मेरे हाथ में स्टैंडर्ड था, मैंने क्या किया बता, उस टाइम पे उस स्टैंडर्ड पे अच्छी खासी हाईलाइटिंग की थी। मुझे पता था कि कौन सी चीज कहाँ पे है, मुझे पता था कि नॉर्मल पैराग्राफ्स में वो चीज कहाँ लिखी हुई है, एप्लीकेशन में कहाँ लिखी हुई। 2 सवाल 25 से 30 नंबर के थे, आई वाज सो हैप्पी, पेपर पास। मगर उस अटेम्प्ट की फौरी बात आई कि हमने पॉलिसीज को बदलना शुरू किया। अब क्या सीन है, आप एग्जाम में जाएंगे, आपको पेपर आएगा, पेपर आपने लिखना तो है नहीं, टाइप करना है। वहीं पे साथ टैब के अंदर आप स्टैंडर्ड को ओपन कर सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म में। अब आप कहेंगे सर सॉफ्ट फॉर्म में है तो अच्छी बात है, हम वहां पे कंट्रोल एफ में कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मगर बुरी बात क्या है, जो आपने प्रैक्टिस घर पे की होगी जिस सॉफ्ट स्टैंडर्ड के ऊपर, जिस पे आपने हाईलाइटिंग की होगी, क्या वो आपके पास होगा? नहीं। तो क्या फायदा उस कोरे स्टैंडर्ड का जो कि सिर्फ आपको मुंह चढ़ा के देख रहा होगा, कोई आपकी हेल्प वहां पे नहीं कर रहा होगा। मजे की बात यह है कि एक एरिया जहां पे वो हेल्प कर जाता है, जस्ट वन एरिया, कोड ऑफ एथिक्स। वो बहुत बड़ा एरिया है, उसको समेटने के लिए आपको वो चाहिए। अच्छा, क्या ऑडिट का स्टैंडर्ड ये बताएगा कि रेवेन्यू को रिकॉर्ड कैसे करना? क्या बताएगा कि एनआरबी को लिखना कैसे? क्या बताएगा कि इम्पेयरमेंट कब चार्ज होगी, कब चार्ज नहीं होगी? तो जो इस तरह के सवाल होंगे वो कैसे करेंगे ओपन बुक के साथ? नहीं कर पाएंगे। तो आपको पुराने दौर का ऑडिटर बनना, वो ऑडिटर जो कि स्टैंडर्ड्स को सिर्फ उस वक्त यूज करता था जब प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता था, और पेपर को कैसे पास करता था? बाय टेकिंग कॉन्सेप्ट्स। आई एम नॉट आस्किंग यू टू क्रैम, क्रैम कुछ नहीं करना, क्रैम कुछ भी नहीं करना, एक चीज भी क्रैम नहीं करनी। स्टैटिक क्या मतलब, बहुत सारे मैं बता दूंगा कुछ कुछ बातें। तो अल्टीमेट क्या है कि आई विल बी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम लोग शुरू करते हैं 700 कल, तो मैं क्या करूंगा, 700 का पूरा मैप आपको सामने रखूंगा, 700 की जितनी बातें हैं आपको बताऊंगा। फिर 700 के जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, आप देखिए पैराग्राफ्स की भी ना वहां पे शक्लें आपको दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा कि नॉर्मल पैराग्राफ कौन सा है, एप्लीकेशन पैराग्राफ कौन सा है, उसको लिंक कैसे करना है, जोड़ के कैसे पढ़ना है, कौन सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जरूरी है।
तो हमने सिर्फ और सिर्फ वो पैराग्राफ्स को देखने हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकियों को देखने की जरूरत भी नहीं, अनलेस कि आपकी अटेम्प्ट कोई 2-3 साल के बाद है, फिर आप अपने दौर पर सर्च करते हैं। अगर तो पेपर पास करना है ना, तो आपको इतना डीप डाइव स्टैंडर्ड्स में घुसने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स के लिए, पेपरों के लिए नहीं है, पेपरों के लिए नहीं है। तो ये गलत कश्ती में सवार नहीं हो जाना, रह जाना, क्योंकि एक मसला टाइपिंग का, एक मसला ढूंढने का, या तो आपका जहन ढूंढेगा या आपका जहन टाइप कर रहा होगा। ये बात समझ आई टेस्टिंग लेवल वाली। सिलेबस का माइंड मैप एक दफा वॉल्यूम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। 4 वॉल्यूम्स होते हैं हैंड बुक्स के। पहला वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ किस पे है? आइजा पे, ISA के ऊपर, 200 से लेके 800 तक। सेकंड वॉल्यूम इज आइजा फॉर LCE। व्हाट इज LCE? LCE, चलिए होमवर्क है, आपने चेक करके आना है व्हाट इज LCE। लिख लें कोई बात नहीं, आपने सोच के आना है कि LCE किसे कहते हैं। खैर ये वॉल्यूम आपके कोर्स का पार्ट नहीं। देन वॉल्यूम 3, ये किसके ऊपर है? अश्योरेंस, वो जो था ना आइजा, सॉरी ISAE, ISRS, ISRE, ये वो वाले। और वॉल्यूम 4 ऑडिट क्वालिटी, ISQM, ISQM 1, ISQM 2। और इसके अलावा देयर इज कोड ऑफ एथिक्स। तो 5 किताबें हैं, इसमें से एक सिलेबस का पार्ट नहीं है। वॉल्यूम 1 में सिर्फ आइजा है, वॉल्यूम 3 में अश्योरेंस वाली बातें हैं, नॉन वाली बातें हैं, वॉल्यूम 4 में क्वालिटी वाली बातें हैं, और उसके बाद अलग से क्या है? कोड ऑफ एथिक्स। अलग से क्या है? कोड ऑफ एथिक्स। हाउ टू पास CFAP 6। अब आई ना वो काम की बात कि पर पास कैसे करना है। आपने सारी फिल्में सुना दी हैं, ये तो बताया नहीं कि पेपर को पास कैसे करना है। बट यहां पे आने से पहले मैं कुछ और आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा पीछे लेकर आता हूं आपको। ये क्या? ओवरऑल एग्जामिनर कमेंट्स। क्या कह रहा है बेचारा, आइए उसकी ज़बानी सुनता है। मैंने कोशिश की है कि जो इस वक्त रिसेंट है मैं वो आपको सामने लाते रखूं। तो सबसे रिसेंट क्या है मेरे पास पड़ा हुआ? समर 25, क्योंकि विंटर 25 का अभी तक उसने सोल्यूशन अपलोड ही नहीं किया। पढ़े जरा खुद से पहले, उसके दर्द को समझना आपने, कितना दुखी है वो आप लोगों से। कहते हैं द ओवरऑल रिजल्ट इन दिस सेशन डिक्लाइंड। अच्छी बात है, बुरी बात है? ये KPI कैसा है? अच्छा क्या बुरा? बहुत बुरा। कहता कहां से कहां पे बच्चा गिरा? 26 से 23 पे बच्चा गिर गया। सर जी आपकी फोकस बात होना चाहिए, ठीक है। द डिक्रीज इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ रेकरिंग। व्हाट इज रेकरिंग? बार, यानी कि बच्चा अभी तक बाज ही नहीं आता। That have been highlighted in earlier sessions। कहता मैं पहले भी बता चुका हूं, मगर किसी ने सुनता ही कोई नहीं, दुखी है बेचारा बहुत ज्यादा। Indicating that examinees need to better align their preparation with the requirements of this professional level examination। कहता है अगर तुम्हारे पास पुराने दकियानूसी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है तो खुदारा उनको आग लगा दो। मैं अपना पेपर पैटर्न चेंज कर चुका हूं, जो फ्रेश माल है उस पर आ जाओ। पेपर में डाटा आ चुका। अब नेक्स्ट टाइम देखिएगा वो रो रहा हो कि मैंने कहा था कि डाटा अगर मैंने सवाल पूछना है मगर बच्चे तैयार करके। खैर सेकंड पैराग्राफ में आ जाए। चले फर्स्ट पैराग्राफ से हमें क्या समझ आई कि बच्चों की प्रिपरेशन इन लाइन विद प्रोफेशनल लेवल एग्जाम नहीं है। रीजन? लेक्चर्स पुराने हैं, बच्चा टाइम नहीं देता, बच्चा लिखता नहीं है, बच्चे के पास टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए टाइम अवेलेबल नहीं है, बच्चा इस पेपर को नॉन सीरियस लेके चल रहा है। अक्सर ना शाकार होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार सर देखें हम ना ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हमने 4-5 ऑडिट्स करके रखे हुए हैं, हम तो पेपर जाके खड़का देंगे। 16 में फेल होता है। मेरे अपनी फर्म का मैनेजर 18 में फेल हुआ और उसी में मैंने पास किया। और मजे की बात बताऊं, मेरे आर्टिकल्स ऑडिट में थे भी नहीं, ERP में थे। वो भाई साहब ऑडिट के मैनेजर उसी अटेम्प्ट में मेरे साथ गए, 18 नंबर लेके बाहर आ गए। क्यों? जहां प्रैक्टिकल ऑडिट किया हुआ है, ये तो बायत का खेल। प्रैक्टिकल ऑडिट डिफरेंट, उसकी अप्रोच और इस पेपर की अप्रोच। तो हमने पेपर से जंग लड़नी है, प्रैक्टिकल लाइफ से भी जंग लड़ने का टाइम नहीं, वो भी आएगा इंशाल्लाह। आएगा ना?
टेंशन। सेकंड पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं? कहता है अ की कंसर्न रिमेन्स द इनएबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अच्छा मजे की बात बताऊं, जो उसका दुख कैफ में भी था। कहता है मैं रिक्वायरमेंट कुछ देता हूं, बच्चे कोई कुछ लिख रहा है जेनेरिक, कोई कुछ इररिलेवेंट लिख रहा है, विद अ टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस प्रोविजंस फ्रॉम आइजाया। कहता है बस बच्चे छाप के आ रहे हैं, तो ओपन बुक है ना, तो बस मिल गया उठा के लिख दिया। कहता लिंक ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? चलो मैं एक बड़ी मजे की चीज आपको बताता हूं। सवाल आ जाए कि आपको सवाल में बताया हो कि जनाब एक आपने सेल्स का ऑडिट करना है, सिर्फ सेल्स का, और आपसे मांगी हो कि ये सेल्स उन्होंने बनाई है वो ठीक नहीं है, अब आप इसके ऊपर रिपोर्ट दें। अब टेक्निकली मुझे कहां पे जाना चाहिए, 700 पे कि 800 पे? कहां पे जाऊं? सीरीज कौन से उठाऊं? 700 सीरीज से उठाऊं या 800 सीरीज से उठाऊं? 800 सीरीज से उठाऊं। फिर 800 में से कहां जाऊं? 800 में जाऊं, 805 में जाऊं कि 810 में जाऊं? 805 में जाऊं। सब देखें यही पड़ा था ना। आजा 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 आजा, जल्दी आजा। कहां है ये? आई शुड बी इन 805, बट यू नो व्हाट, आई एम आंसरिंग फ्रॉम दिस। नंबर देगा, रैपटा मारेगा, और वही मारता है, मगर फर्क तो क्या है? पढ़ता नहीं है, छपता नहीं है, नंबरों में आ जाता। इररिलेवेंट रिस्पॉन्सेस, जेनेरिक रिस्पॉन्सेस। कहता पूछता हूं आइजा, कोड से जवाब लिखा दे, पूछता हूं कोड है कहीं और से जवाब उठा के लिखा। ये पढ़िएगा, सबसे रोता हुआ दुख उसका। The performance in scenario-based questions revealed a lack of analytical depth and professional, बच्चे को अप्रोच ही नहीं उठानी है। While some examiners could list standard audit procedures, जो कैफ के रटर टाइप आती थी वो तो लिखाते थे, most were unable to tailor their responses to this situation at hand. उन्होंने कहा जो रिटर्न टाइप आती थी वो तो ठीक थी, मगर रिस्पॉन्स टेलर नहीं, व्हाट इज टेलर? अमेंड नहीं कर पाए, चेंज नहीं कर पाए, रिजल्टिंग इन वीक इवेल्युएशन एंड इनएक्यूरेट कंक्लूजन। सिर्फ 23% बच्चे पास हुए, सिर्फ 23। तो अब अगर ये आपके सामने डाटा हो तो मुझे बताएंगे आपको पास कैसे करें। स्टेप 1 क्लासेस ले, स्टेप 2 नोट्स बनाएं, स्टेप 3 घर जाके रिवाइज करें, स्टेप 4 प्रैक्टिस करें। किस पे? वर्ड के ऊपर। जब तक आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलता तब तक कहां पे? वर्ड के ऊपर, क्योंकि वर्ड और उसको सॉफ्टवेयर तकरीबन सेम है। उसके बाद क्या करना है? अपने रिस्पॉन्सेज को इंप्रूव करना है। हम लोगों ने क्या करना है? फैक्ट्स को ठीक तरीके से प्रेजेंट करना है। जब सवाल रिस्क आए, वी शुड बी एबल टू परफॉर्म एनालिटिकली। जब सवाल रिस्क आए, हम लोगों ने क्या लगानी है? ये चीजें करेंगे तो मोगैम्बो खुश होगा, चीजें नहीं करेंगे तो मोगैम्बो खुश नहीं होगा। पढ़ो जरा एक और दुखी दोस्तों, बड़े बड़े शाबाश। पहला पैराग्राफ पढ़े। The overall performance of examiners in this session remained consistent. कहता जो पहले हालात थे ना, अब भी वैसे ही, इन दिलों में तेल नहीं है। As recurring issues, अच्छा उसने अल्फाज भी सेम यूज करने शुरू कर दिया। उसको पता जब बच्चे सेम किसी भी बातें लेके आ रहे हैं तो मैं भी अपने कमेंट्स में सेम बातें कर रहा हूं। अच्छा क्या है? टू इफेक्ट आउटकम्स, ठीक है। मैंने एग्जामिनर्स स्ट्रगल्ड टू एड्रेस द स्पेसिफिक, ये बात उसने पीछे लिखी है। ऑफन प्रोवाइडेड, जेनेरिक है, ये बात भी पीछे करके है, ऐसा ही है। इसका मतलब है कि बच्चे इसको पलट के देखते तक नहीं, इंस्टेड ऑफ टेलरिंग। सर ये वही बात है जो किसने पीछे यहां पे की है, सेम बात। शल को नहीं बात कर दे। ये पढ़िएगा, सेकंड पैराग्राफ पढ़िएगा। While examiners generally performed well on questions related to audit procedures, ठीक है, रटा लगाया होगा, a significant number of students face challenges with deeper analysis, application and scenario based reasoning. एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, गोइंग कंसर्न क्या बताता है आपको? क्या बताता है गोइंग कंसर्न? एंटिटी चल पाएगी अगले 12 महीने या नहीं? ये स्टैंडर्ड है ना। अब ये स्टैंडर्ड 3 डिफरेंट तरीकों से टेस्ट किया जा सकता है प्लानिंग के अंदर, कि आपने ऑडिट अभी स्टार्ट करना है, आप प्लान बना रहे हैं, आप उनके रेशियोज निकाल रहे हैं, आपने देखना है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं।
ऑडिट शुरू हो गया, ऑडिट परफॉर्मेंस स्टेज पे आ गया, तब जाके देखना। और तीसरा रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट में कि गोइंग कंसर्न के इशू को लेकर रिपोर्ट कैसे बनेगी, रिपोर्ट पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और मजे की बात बताओ, ये रिस्क के सवालों का एक बाय डिफॉल्ट हिस्सा है। जो वो रिस्क का सवाल बनाता है ना, उसमें होती ही सारी की सारी अकाउंटिंग है, और एक पैराग्राफ होता है ऑन गोइंग कंसर्न। Many responses lacked depth and failed to address all relevant points, highlighting the need for stronger critical thinking. ये पढ़िएगा, ये तो नहीं बात कर रहा। तीसरा पैराग्राफ पढ़े। A notable challenge was the difficulty किस चीज में? In applying the principles of code of ethics. भाई कोड वहां पे तो बड़ा हलवा था, चैप्टर तैयार किया, सवाल पढ़ गया, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। Many examinees reproduced the provisions, मगर वो उसको क्या नहीं कर पाए, ठीक से डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एग्जामिनीज, अब देखिए वो आपको अच्छी बात भी बताता है, सिर्फ रोता नहीं है, कभी कभी अच्छी बात निकाल देता है। अगर आप ये सारे काम कर लेंगे ना, पेपर पास है। पढ़ेगा, प्लीज पढ़े, तवज्जो से पढ़िएगा प्लीज। Examinees are encouraged to develop a stronger understanding of key audit principles. Number 2, focus on applying these within specific scenario. Number 3, it is essential to analyze and reason through risk का एरिया, थ्रेट का एरिया, सेफगार्ड्स का एरिया within the context of given situation। वो कहता है अपने पास से बोंगियां मारनी बंद करो, जो सिनेरियो दिया हुआ है ना, जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, उसमें रह के जवाब दो। आगे बढ़े। Furthermore, examiners should carefully read and interpret the what requirements, वो उसकी दुखती रग of each question to ensure their responses are, जरा पढ़िएगा प्लीज, structured and relevant and directly address the issue raised। मुझे एक बात तो बताएं, सुबह से क्या क्या करता है आप लोग, क्या किया सुबह से लेकर अब तक, क्या काम किया पूरी दिन फॉर्म में तुमने? डेली बैठने के अलावा, तो कप चाय पीने के अलावा, गप्पे मारने के अलावा, वॉशरूम बार बार जाने के अलावा, मोबाइल यूज करने के अलावा, पूरे दिन में फैक्ट्री में 2 घंटे काम किया होगा। उसे भी काम क्या किया फुल डे? कौन से लेक्चर ले रहे हैं? कितने लेक्चर ले रहे हैं? 2, कितने घंटों के दिन? खा कसम 1.5 पे लिया कि 2 पे लिया? 1.25 पे लिया। हाँ जी, आपने क्या किया? लेक्चर ले लिया। हाँ जी, ठीक है। कौन सा काम? फॉर्म का काम। सर सुबह 4 बजे का उठा हूँ, 8 बजे पहली क्लास करवाई है, 9:30 बज रहे हैं, मैं ज्यादा एक्टिव हूँ और आप लोग कैसे पढ़ेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ, ये फिजिकल दौर आहिस्ता आहिस्ता इस वजह से भी गिरता चला गया। क्यों? लेथार्जिक हो गया हम लोग। एक मजे की बात बताता हूँ, पहले क्या होता था, जब ये यूट्यूब नहीं होती थी, टीचर आती थी, क्लास करवाई, क्लास रिकॉर्ड हुई, रिकॉर्ड ना हुई, उसकी सरदर्द खत्म, ऐसे ही होता। फिर एक दौर आया कोविड का, टीचर आया, क्लास रिकॉर्ड कराई। अच्छा, जब टीचर को बच्चा पढ़ता था विदाउट रिकॉर्डिंग, तो बच्चा सीरियस होता था, बच्चा उसकी बात समझता था, नोट्स बनाता था, बातें लिखता था, घर जाके रिवाइज भी करता था। रिकॉर्डिंग्स आई तो बच्चों ने कहा चलो 1.5 पे सुन लेंगे, नहीं, कहानी शुरू हुई 1x से, उसके बाद बच्चा शिफ्ट हुआ 1.25 पे, उसके बाद शिफ्ट हुआ, उसके बाद शिफ्ट हुआ, उसके बाद शिफ्ट हुआ, उसके बाद कभी कभी 3 पे भी चला जाता है। आजकल हम कौन सी जेन में जी रहे हैं? अल्फा बीटा गामा क्या चल रही है आजकल? आप लोग जी हैं वैसे, जेन अल्फा का दौर आ चुका है। एक्स, मैं मुझे एक्स बना दिया भाई ने। भाई मैं अभी आजकल तो हूँ, मैं आपको तो ऐसा नहीं पढ़ा हूँ। आगे सुने, पॉइंट क्या है, कहानी शुरू हुई थी कागज से, गए कहां पे? एआई के बाद वीडियो पे। आज का दौर बना क्या, हमें 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी सुनते वक्त ना हॉल उठता है, हम उसको भी 2x पे कर देते हैं। और एक नया फीचर आया आजकल, उस वीडियो की समरी दे दो, उस वीडियो की समरी निकाल के दे दो, भाई तो कहना क्या चाह रहा है। अगर आप पीछे मुड़ के टाइम देखेंगे ना, तो पूरा 1 घंटा होगा क्लास को शुरू में, इफेक्टिव घंटा अब हुआ। शुरू में तैयारियां, ये सिस्टम वो सिस्टम, मार्कर ये वो सब कुछ कर करा के सारा टाइम निकाल के, जब से मैंने वहां पे आपको सलाम अलैकुम किया था, पूरा 1 घंटा हुआ, और आप लोग की बस हो चुकी है 1 घंटे में। मेरा सोचिए सुबह फिर से 8 बजे इसी कमरे में आपसे छोटे बच्चों को पढ़ाना, अभी भी टाइम है। अच्छा, ये समझ आई? तो अब मुझे बताएं,
फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए अगर पेपर को पास करना है तो अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड व्हाट द फिजिकल क्लास और जो बच्चे कैमरे के उस पार हैं दे शुड अंडरस्टैंड विद द रिकॉर्डिंग्स अगर आप 1.5 पे ना सुन रहे हो मुझे तो एक दफा ना 1x पे सुन ले यकीन मानिए मैं कुछ नहीं कहूंगा उतना टाइम लूंगा मैं जगह कहते 1.5 पे सुनते हैं तो कहते हैं वो बात रहेगी चलो वापस फिर दोबारा से सुनते हैं तो वो एफिशिएंट नहीं रहता स्टेप 2 माइंड मैप्स स्टेप 2 इज माइंड मैप्स किताब का नाम क्या होगा हमारी रोड टुवर्ड्स ऑडिट एश्योरेंस एंड बेटर इतना बड़ा नाम बिल्ड अ माइंड मैप ऑफ द रिक्वायरमेंट्स स्टेप 3 स्किम स्टैंडर्ड के जो पैरा जब बताऊंगा सर उसको पढ़ना है उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड तो हमें बाय करना पड़ेगा पैसा खर्चने पड़ेंगे नहीं खर्चा होगा फिर से मैंने कल ग्रुप में शेयर किया मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आता हूँ नहीं अरे मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा जो भी आपका सवाल स्टैंडर्ड के किसी पैराग्राफ से है वो हम क्लास में एंटरटेन नहीं करेंगे रीजन कि कुछ बच्चे पढ़ के आए होंगे कुछ बच्चे उसको पढ़ के नहीं आए होंगे तो उसके लिए हम सिर्फ कहां पे जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप और जो लेक्चर का सवाल है जो रेलेवेंट सवाल है आप क्लास में पूछे 100 दफा पूछे 1000 दफा पूछे ड्राफ्टिंग लेक्चर्स एंड टेस्ट्स दिस इज द की ये जो दो आखिरी बातें हैं ना दिस इज द की टू पास द एग्जाम याद रखोगे अच्छा जी रिसेंट 3 पेपर की प्रिंट रिपोर्ट मैंने पेपर दिखाने भी हैं बट मुझे लग रहा है आपकी शक्लें देख के कि ये पेपर दिखाने मुझे खाली पड़ेंगे बट चले एक मोटी मोटी बात कर लेते हैं रिसेंट 3 पेपर प्रिंट रिपोर्ट कितने सवाल आए 6 आपके पेपर में 6 या 7 सवाल होंगे उससे ज्यादा नहीं होंगे पहली चीज कितने सवाल होंगे 6 या 7 4 सवाल ऐसे हैं जो कि फर्श हो रहे हैं आप अगर एग्जाम में जाएंगे तो ये 4 सवाल आपको लाजमी नजर आएंगे सवाल नंबर 1 पढ़िएगा कौन सा फिर से पढ़ेगा कौन सा फिर से पढ़ेगा कौन सा ये टेम्पटे कौन सी है विंटर 25 स्प्रिंग 25 और विंटर 24 नंबर कितने कितने 20 20 और 20 पेपर का पहला सवाल वुड बी ऑन रिस्क तो ऐसे ही पेपर का पहला सवाल वुड बी ऑन रिस्क असेसमेंट और मजे की बात उस रिस्क में ऑडिट वाली बातें ना होने के बराबर होती है मैक्सिमम क्या होती है अकाउंट सवाल नंबर 1 आपने देख लिया वेरी गुड सवाल नंबर चले बारी बारी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे किसका आया था ग्रुप ऑडिट का यहाँ पे किसका आया प्रोसीजर्स का यहाँ पे किसका आया कोड ऑफ एथिक्स कोई बात नहीं यहाँ पे क्या आया प्रोसीजर्स तो सेकंड मेन क्वेश्चन कौन सा ऑडिट प्रोसीजर्स जो नंबर काउंट करने हैं 20 एक कॉमन फैक्टर निकल आया 20 15 16 एवरेज 17 कर देते कितने नंबर हो गए 37 नंबर हो गए अच्छा कोड ऑफ एथिक्स 15 एवरेज करें ऐड 37 और 15 52 रिपोर्ट्स करें ऐड और एवरेज करें डिवाइड बाय 3 हो गया करके 68 बन गए अच्छा अब क्या रह गया मेरे पास अदर एरियाज यहाँ पे क्या पूछ लिया ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे क्या पूछ लिया स्पेशल पर्पस याद है स्पेशल पर्पस यहाँ पे क्या पूछ ली कैश फ्लो 15 ये सुना चलो 15 के एवरेज लगा लो कितने हो गए ये 80 85 90 नंबर इन 5-6 सवालों में और हर अटेम्प्ट में कॉमन क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में और आज से नहीं है अजलों से ये शायद आपको इतना विजिबल ना हो समर 24 43 और 45 ऐड करें 30 और 55 और 45 और नीचे क्या है सन्नाटा कुछ स्टैंडर्ड्स में से कुछ भी नहीं पूछा या पूछा था बहुत कम कभी कभार तो याद है मैंने आपको एक बात बताई थी क्या कि नहीं बात समझ आ रही तो चलो आसान कर देता हूं ड्यू केयर याद बचपन में कहीं पढ़ी थी ड्यू केयर क्या होती है जो जितनी अहमियत का हामिल है उसको उतना टाइम देना तो ये जो एरियाज है ना भाई मेरे अदर एरियाज रिपोर्ट्स रिस्क कोड ऑफ एथिक्स प्रोसीजर्स ये कहां पे होंगे
क्लास में होगा, और जो चुटपुट है वो ऑफलाइन कर लेंगे, ताकि हमारी कंप्लीटनेस 101%। मेरे पास इस वक्त अपने बैग के अंदर 175 सवाल सी फैब का रिकॉर्डेड पड़ा हुआ, जो कि आपका होमवर्क है। आई विल बी गिविंग यू द क्वेश्चन, यू विल बी सॉल्विंग इट एंड देन यू विल बी कंपेयरिंग इट विद दैट वीडियो। कोई 6 मिनट की है, कोई 10 की, कोई 15 की, कोई आधे घंटे, कोई घंटे की भी वीडियो। रिस्क के सवालों की वीडियो ऑन एवरेज 50 मिनट की, ऑन एवरेज, अगर आप नेक्स्ट सुनना पसंद करेंगे तो। माल पूरा, और इतना माल है कि आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होने वाला। बट व्हाट आई वांट नाउ, व्हाट आई जेन्युइनली वांट, डे 1 से कंसिस्टेंसी के साथ लग जाए। एक दफा नियत मान ली ना कि मैंने पेपर पास करना है, तो ये कुछ भी नहीं, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ अभी आपको बोर्ड पे लग रहा है भारी भारी फसलें। तो हम शुरू करेंगे, इट वुड बी अ पीस ऑफ केक, बट कब? जब आप सीरियस हो, जब आप ऐसे लथार्जिक नहीं बैठे हो। ठीक है जी, तो ये सारी बातें, और एंड के ऊपर कोई भी सवाल हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, अभी भी इस पे पता नहीं कितने मैसेज आ चुके होंगे, और ये मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह आने से पहले ये क्लियर हुआ हो। तो एक दिन का मार्जिन मुझे दे दीजिएगा अगर ना हो पाए तो, और आई ट्राई कि विद इन 24 एक्टिव आवर्स आपको इसका जवाब आ जाएगा। डन? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मसला, कल मिलते हैं।